वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा राजा। नाजरीन, आज एक ऐसे जुर्म के बारे में बात करेंगे जिस पर बात करना आसान तो नहीं है। नाजरीन, आज बात करेंगे घरेलू तशद्दुद के बारे में कि इस जुर्म को इतना आम समझ लिया गया है कि इस हवाले से ना तो कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही कोई लॉ जो है वो लॉ मुस्तरद किया जाता है। तो नाजरीन, खवातीन जो है और बच्चे भी, खवातीन के साथ साथ बच्चे भी इस तशद्दुद का निशाना बनते हैं। मर्द फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं औरतों पे, या मालिक जो है वो घर में मौजूद वो बच्चे जो जिनको वो मुलाजिम रखते हैं उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ये सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं है बल्कि ज़हनी तौर पर भी टॉर्चर किया जाता है। मर्द अगर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं तो उसके अलावा हम देखते हैं कि थाने कचहरियों में भी ऐसे खवातीन जाती हैं उस जो जुर्म होते हैं उनके साथ, उस हवाले से थाने कचहरी जाते, लेकिन उनके लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता और फिर वो आ जाती है वापस और फिर इंसाफ नहीं मिलता। तो अगर हमारी अपनी ही इदारों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम और आप कहाँ जाएंगे इंसाफ लेने के लिए। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि तशद्दुद, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात, आखिर कब तक ये माजरा चलता रहेगा और पाकिस्तान में तशद्दुद अगर हो रहा है तो उसको छुपाया क्यों जा रहा है, और अगर एक्ट भी बनाया है तो उस एक्ट को प्रॉपरली क्यों नहीं पंजाब में या बाकी तमाम जगहों पर मुनक्किद किया गया, कि अमल दरामद क्यों नहीं है उस एक्ट की कि इस तशद्दुद से वो बाकी तमाम लोग भी बच सके। तो आज हमारे साथ मौजूद है कायनात रजा जो कि फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन है, और हमारे साथ मौजूद है मुनीबा रजा जो रहनुमा तहरीक इंसाफ है। तो पहले मुनीबा से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। पहले कायनात रजा से लाइन पे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम कायनात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कायनात, आज हम बात करें कि बच्चों और खवातीन पे तशद्दुद के वाक़यात में हमें दिन ब दिन इजाफा होता नजर आ रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं JNN न्यूज़ का और अपने मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक को उठाया, सीरियसली, और इससे हम बात कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एक ऐसे माशरे में इस वक्त रह रहे हैं जहाँ पे हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, एक सवालिया निशान लग गया, और हमें इस चीज को बहुत ज्यादा जो है इसको हमें देखने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। अपने बच्चों को आगाही मुहिम मैं समझती हूँ करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, घरों में भी। बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? नाज़रीन, पाकिस्तान में ये चीज बहुत आम हो चुकी है। सदियों से ये चीजें हमें होती नजर आ रही हैं कि औरत की इज्जत नफ्स या उसके बुनियादी हकूक के बारे में अगर बात की जाए तो उसको गुनाह समझा जाता है। आखिर कब तक खवातीन और बच्चे इस तशद्दुद का निशाना बनती रहेंगी? यहाँ जरूरत है ये चीज समझने की कि अगर एक औरत, अगर उसकी शादी हुई है, वो जा रही है या वो अपने माँ बाप के घर है, तो वो उस घर का हिस्सा है। Nobody has right to do anything with her, कि उस खातून अगर उस पे मर्द या औरत तशद्दुद का निशाना बन रही है तो वो उस पे एक्शन ले सकती है। नाज़रीन, बात अपनी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं।
मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है।
اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تو ناظرین، یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین اور بچوں پر تشدد میں دن بدن ہمیں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پلوشا نے، تو اب ہم کال پہ لیں گے کائنات رضا کو جو فوکل پرسن ہیں چائلڈ پروٹیکشن کی، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ جی کائنات۔ جی سر، السلام علیکم جی۔ وعلیکم I just السلام۔ want to say کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں گلف نیوز کے، جو انٹرنیشنل نیوز کے پاکستان میں اور اوور آل ہمارا جو امیج ہے دنیا میں 200% انکریز ہے ریپ کیسز۔ 2014 13 14 15 16 میں اتنے ریپ کیسز نہیں تھے جتنے 2020 کے فرسٹ ہاف کوارٹر میں پریزنٹ کیے گئے ہیں، رپورٹ کیے گئے ہیں۔ جو پرابلم ہے وہ گریجولی بہت انکریز کر گیا ہے، ہمارا امیج بھی بہت خراب ہے دنیا میں، اور سوشل سیکیورٹی جو کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ سب سے پہلے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد شیلٹر کے بعد ہمیں سیفٹی کی ضرورت ہے، جو کہ ہماری خواتین اور بچے، اور ایون اس بچوں میں بھی جینڈر کا کوئی بھی وہ نہیں ہے، ڈفرینس نہیں ہے، اتنے ہی بوائز جینڈر میں جتنی گرلس۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں کو کچھ نہیں ہوتا، گھر چھوڑ جائیں، اب معاملہ جو ہے اس سے بھی آگے چلا جائے۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اربن اور رورل ایریاز کی ریشو کی، اس میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا واضح طور پہ۔ جو معاملات میں بہاولپور لودھرا میں سنتی ہوں اور جو دیکھتی ہوں چھوٹے شہروں میں، وہی معاملات بڑے شہروں میں۔ لاہور میں LGS کا کیس ہوا جس کے اندر ایک بہت ہی بڑے اسکول میں ایک بہت ہی پڑھے لکھے نامور استاد نے بچیوں کو ہراساں کیا۔ تو جو معاملات ہیں، جو آپ کو موٹر وے کا کیس نظر آتا ہے، اس میں بھی ایک پڑھی لکھی فرانسیسی خاتون ہے اور اس میں بھی موٹر وے انوالوڈ ہے جو بہت ہی محفوظ شاہراہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اس واقعے کے ہونے کے بعد ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے اوپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے، پراپر لا میکنگ کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ہم نے کیسز رپورٹ کیے ہیں، بچوں کے 50 سے زیادہ FIR کٹوائی ہے۔ معاملات کو سیریس نہیں لیا جاتا، ماں باپ صلح کر لیتے ہیں، کبھی وہ کیونکہ جو ملزم ہے یا جو مجرم بنتا ہے بعد میں وہ جو رشتے دار ہوتا ہے، جی وہ نیبر ہوتا ہے، ان کی ذاتی لڑائیاں ہوتی ہیں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں جو کہ تانے سے باہر ہی حل کیے جاتے ہیں۔ تو ان کیسز میں سب سے پہلے لیجسلیشن بنائی جانی چاہیے کہ معافی نہ کی جائے اور پراپر سزا دی جائے، اس کو پراپر جو ہے
चेहरा ना छुपाया जाए मुलजिम का, दिखाया जाए दुनिया को और उसके साथ जो भी किया जाए खुलेआम किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो कायनात, आप क्या समझते हैं कि जो तशद्दुद किया जाता है घरों में, आपस में माँ बाप की लड़ाइयाँ, क्या उन लड़ाइयों में बच्चे भी सफर करते हैं? जी बिल्कुल, ये बात तो 200% वैलिड है कि अगर आप बाहर जाएं, यूरोप में जाएं, अगर आप बाहर अमेरिका में जाएं, तो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉपर लॉ है जी जिसके अंदर माँ बाप बच्चों के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते और बच्चे स्टेट की जिम्मेदारी होते हैं और जो स्टेट है उन बच्चों को माँ बाप से ले लेती है अगर वो बच्चे जाना चाहे तो। मैं यहाँ पे लोगों को एक आगाही देना चाहूंगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और वो ये किया है कि हमारे जो लॉ में हमारे पास एक शिक मौजूद है जिसमें अगर बच्चा चाहे तो वो हमारी पनाहगाह में आ सकता है। हमारे पास बकायदा स्कूल है, हमारे पास बकायदा उस बच्चे को रखने का इंतजाम है, सेफ्टी सिक्योरिटी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी स्टेट लेती है, पंजाब हुकूमत लेती है और हम इसकी प्रॉपर जिम्मेदारी लेते हैं। तो जो घरेलू तशद्दुद है वो ज़हन पे असर करता है बच्चों के, तो हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद है, साइकेट्रिस्ट है जो कि उन बच्चों की ज़हनी जो परेशानियां हैं, मुश्किल है, उनमें भी उनकी मदद करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। कायनात, आपने भी बात की कि जिस्मानी तौर पर सिर्फ वसीयत नहीं पहुंचती, बच्चों को जहनी तौर पर भी टॉर्चर किया जाता है। तो इस हवाले से मैं आपसे थोड़ी डिटेल मांगूंगी कि जहनी तौर पर बच्चों को किस तरह ये चीज टॉर्चर करती है, किस तरह अजियत देती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि बच्चे अल्लाह ताला के फूल हैं, छोटे बच्चे अमानत है हमारे पास। तो बच्चे जो देखते हैं वो सुनते हैं, वो आपको इस उम्र में 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में रिटेलिएट नहीं कर पाते, तो वो अंदर ही अंदर घुटन उनके पैदा होती रहती है, अंदर ही अंदर उनकी शख्सियत में एक बाइपोलरनेस पैदा हो जाती है। उनकी शख्सियत जो है वो एक मरीज ज़हनी से वो बन जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, अपनी बात शेयर नहीं करते, तो वो अंदर ही अंदर जो है वो उनकी एक पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट बन जाती है और फिर वो मुआशरे में आगे जाके मुजरिम बनते हैं, आगे जाके वो जुल्म करते हैं। अगर वो शादी करते हैं तो वो शादियां सक्सेसफुल नहीं चला सकते, वो मुआशरे के अंदर अपना बेहतर किरदार नहीं प्ले कर सकते, वो मुआशरे के लिए ही एक मुसीबत और एक खुद के लिए भी परेशानी और एज अ कलेक्टिव सोसाइटी उसमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिल्कुल कायनात, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पलवशा, हम उनसे राय लेते हैं इस हवाले से जो कायनात ने कहा कि पलवशा इस हवाले से क्या कहती हैं। जी पलवशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पलवशा, हम बात करें कि खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, अब जैसे कायनात अभी कह रही थी कि तशद्दुद के जो वाक़यात हैं और बच्चों की शख्सियत उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, तो खवातीन पर और बच्चों पर होने वाला जो तशद्दुद है, मतलब हमारे मुल्क में उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन सारे बुराई जो है वो शुरू इस बात से होती है कि उन कानून साजी तो की जाती है, लॉ मेकिंग है, मतलब जितनी भी लेजिस्लेशन है, कवानीन है वो मौजूद है, मगर उन कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं किया जाता। और दूसरा, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो पुलिस तक पहुंचने से पहले ही मतलब घर में ही उनको प्रेशराइज किया जाता है या उनको टॉर्चर किया जाता है कि पुलिस तक जो है वो मुकदमात ना पहुंच सके। तो सबसे पहले तो FIR कटवाना और पुलिस तक उन वाक़यात का पहुंचना ही, उसका रेशो ही बहुत कम है, ठीक है। और बाद में अगर वहां तक पहुंच बदनामी के खौफ से या और किसी भी तरह के मामलात से जो खवातीन हैं वो भी, और बच्चे तो खैर जैसे इन्होंने कहा कि वो रेटिलिएट नहीं कर पाते, या वो 5-6 साल के बच्चों को अगर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या पेरेंट्स के आपस के रिलेशनशिप की वजह से बच्चे डिस्टर्ब हैं, तो वो तो किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जो खवातीन हैं, जो मैच्योर हैं और जो मतलब तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो भी घरेलू मामलात और शौहर के इस रवैये से या घरेलू जो भी खानदान के उनके और अफराद हैं जो उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, वो FIR नहीं कटवाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस जो है वो खवातीन के अंदर पैदा करनी चाहिए कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, अगर वायलेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल अब्यूज हो, अगर किसी भी तरह का, जैसे उन्होंने कहा कि ज़हनी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है, वो इमोशनल अब्यूज है, वो साइकोलॉजिकली आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आपको अपने मुल्क के कानून से सबसे पहले जो है उसका पता होना चाहिए कि मुझे जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस मुल्क में कानून मौजूद है। उसके बाद आप अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर आपके अपने हकूक़ के लिए खड़े होने की ये इतना हौसला होना चाहिए कि आप उसके लिए जो है वो कानूनी कार्रवाई करें और किसी से जो है वो राब्ता करें।
اور اس کے بعد میرے ख्याल में मुझे लगता है कि इस तरह के संजीदा मामलात में पुलिस को भी और जितने भी और फीमेल लॉयर्स हैं, बहुत सारी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं जो खवातीन के हकूक़ के लिए इस मुल्क में काम कर रही हैं, उनको भी संजीदगी से इन मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ हमने बात की थी कि वालिदैन की आपस की लड़ाइयों में बच्चे भी सफर करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सफर करते हैं, बल्कि जितने भी नफ्सियाती मरीज होते हैं या जो भी मुजरिम होते हैं, जब उनकी जेलों के अंदर भी या केस स्टडी की जाती है तो सबसे पहले उनके बचपन के वाकयात को निकाल के देखा जाता है। बच्चे की किसी भी मुजरिम की या नफ्सियाती मरीज की जब केस स्टडी की जाती है तो उसके बचपन से शुरू किया जाता है कि वो किस माहौल में पला बड़ा है। तो जैसे उन्होंने कहा अभी कि वालिदैन की जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, जो बच्चों पर तशद्दुद होना है, वो अंदर ही अंदर घुटन का शिकार होते हैं और कल को जाके वो किसी मुजरिम के तौर पर सामने आते हैं या मुआशरे में कोई भी और बिगाड़ पैदा करने की जो है वो वजह बनते हैं। तो बिल्कुल असरअंदाज होते हैं। ना सिर्फ ये कि वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनकी अपनी शख्सियत बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ना एक माइंड सेट बन गया कि तशद्दुद सिर्फ मर्द करता है, बिल्कुल। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या वाकई ही मर्द सिर्फ तशद्दुद करता है? देखिए हमारे मुआशरे में तो ये देखा गया है कि मर्द ही तशद्दुद करता है। ज्यादा जो वाकयात, मतलब देखा जाता है ना कि भी शरह किसकी ज्यादा है, किस तरह के वाकयात की शरह ज्यादा है, तो वो तो मेरे ख्याल में मर्द के तशद्दुद के वाकयात ज्यादा है। खवातीन के तशद्दुद के खवातीन अगर मर्द पे तशद्दुद करें तो इस तरह के बहुत 3-4 या कोई 1-2 केसेस देखने को सामने आते हैं। लेकिन तशद्दुद चाहे वो मर्द करे चाहे वो औरत करे, दोनों जो है वो एक वायलेंस है, वो एक अब्यूज है। उसको जो मुलाजिमों पे तशद्दुद किया जाता है, जो घरों में बिल्कुल घरेलू मुलाजिमीन पे तशद्दुद किया जाता है, और बाद में अगर सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज सामने आ भी जाए तो वो मामले को दबाने के लिए जो है वो लोग जो है वो उनके केसेस को सामने ही नहीं आने देते हैं। तो तशद्दुद चाहे वो घरेलू मुलाजिमीन पर है, वो मर्द पर है, वो औरत पर है, चाहे उसका कोई भी जेंडर है, वो कोई भी है, लेकिन तशद्दुद को किसी तरीके से भी जो है वो इसको नहीं किया जा सकता कि ये करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ नाज़रीन आपने सुनी पलवशा की बातें, अब हम आते हैं कायनात की तरफ। कि कायनात इस हवाले से क्या कहते हैं कि कायनात हमने यहाँ बात की कि क्या यहाँ हमारे माशरे में जो माइंडसेट बन गया कि सिर्फ मर्द तशद्दुद करता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि खवातीन के लेग पुलिंग करती हैं, खवातीन की जब आप शादी करके हमारे मुआशरे में जाते हैं तो आगे जो मर्द हजरात हैं ऑब्वियसली उन्होंने कमाने जाना है, मुख्तलिफ जिंदगी के मामलात को लुक आफ्टर करना है। तो जो घर में सास है, नंद है, जो भाभी है, जो देवरानी है, जो जिठानी है, उसको भी आपको फेस करना होता है। तो जब हम शादी करके जाते हैं या दूसरे माहौल में जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आपने एडजस्ट करना है, वापस ही आना। तो वो जो एक मुआशरे का एक जो हमारा एक विशियस साइकिल है, क्योंकि हर कोई इतना इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे इकोनॉमिकली कि वो अपने घर में जाती रहे बस जाए। हम हर सोशल क्लास की बात करेंगे यहाँ पे। तो यस, आई बिलीव कि जो उस बच्ची को या उस मुआशरे में, उस घर में तक फेस करना पड़ता है, तो वहाँ उसके साथ साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड एट टाइम देखा गया कि फिजिकल अब्यूज भी किया जाता है। कराची में वाकयात हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, बड़े बड़े और बाकी शहरों में हुए हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने एक दूसरे को जला के मार दिया, और उसमें खवातीन शामिल थी। अगर मर्द थे तो उनकी माएँ, बहनें, वो लोग भी निशाना बशाना उनके साथ शामिल थे। तो आई स्लाइटली डिसएग्री। आई थिंक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि खवातीन भी तशद्दुद करती हैं, लेकिन उनको ऑब्वियसली इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में इस चीज को क्यों छुपाया जाता है? खवातीन को क्यों नहीं इतना बोल्ड किया जाता, इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिया जाता कि वो अपने पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके? देखिए, नहीं कॉन्फिडेंस तो देना है आपके, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारे भाई, हमारे शौहर, हमारे बेटे और हमारे जो जितने मर्द हमारे खानदान में होते हैं, हम उनकी इज्जत है, which we totally respect and we understand as women। हम औरत होने के नाते इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि जी CCPO साहब कह रहे हैं घर में कोई बच्चा होता, भाई होता, भतीजा होता, उसको ले जाती। तो मुआशरे में अकेली औरत का तो देखिए जी कोई मुकाम है ही नहीं ना शुरू से। ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं कि डिवोर्स हो जाएगी, अपनी बेटी को कभी बताया नहीं, आपने अपने बच्चे को कभी बताया नहीं कि तुम्हारे साथ रेप हो जाएगा तो तुमने कैसे सरवाइव करना है, तुम्हारे साथ कोई और हादसा हो जाए तो कैसे सरवाइव करना है। हमें यही बताया गया मुंह छुपा लेना है। भाई उस औरत का कसूर नहीं है, इस बात की आगाही देने की इंतहाई जरूरत है। हमारे मजहब में भी इस बात का दलीलें दी गई है कि मर्द अपनी आंखें झुका ले। मैं मानती हूँ कि खवातीन को भी कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, एक महरम लेके जाना चाहिए, लेकिन अब हम 2020 में रह रहे हैं। खुदारा ये देखें कि इस सदी के अंदर
जो मामलात है जिंदगी के, हर वक्त एक महरम आपको अकम्पनी नहीं कर सकता। आपने जिंदगी में कमाना भी है, अपनी सोसाइटी में भी उठना बैठना है। तो मुझे ये लगता है कि औरतों को इनकरेज की जरूरत है और इस टैग के स्टिग्मा से बाहर लाने की जरूरत है कि वो सारा कसूर उनका है। बेसिकली यहाँ पे जब बात की जाती है तो जैसे कि इतना बड़ा मोटरवे का वाकया है, इतने पढ़े लिखे, इतने सीनियर ऑफिसर जब ये कह दिया है तो वीरगंज टावर केस हम औरतें क्या कह सकती हैं आगे? हमारे बाप भाई भी ये कह रहे हैं वो गई क्यों। तो औरतों को ब्लेम करने की एक सोसाइटी में पैटर्न चल रहा है, विच वी नीड टू फिनिश एंड विच वी नीड टू कंडेम एज मदर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माओ पे आती है कि वो घर में अपने बच्चों को इस बात को समझाएं कि बेटा अगर तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ छेड़ता है बाहर तो तुम्हारा कसूर नहीं है। अगर तुम चल के कॉलेज जा रही हो पैदल, को सीटी मारा तो उसका कसूर है। अब आवाज उठाओ, फौरन कहो कि इसे सीटी मारी है, क्योंकि मुआशरे में सारे मर्द बुरे नहीं है, मेरा ये मानना है। कुछ मर्द ये ऐसे भी है, बुराई भी है, अच्छाई भी है, पैरेलल है। तो जो अच्छे मर्द अगर आता है वो आपकी हिफाजत भी करते हैं। आप चल के जा रहे होते हैं, आपको पता है एज ए कलेक्टिव सोसाइटी वो आपके लिए आ जाएंगे। तो आपको, मुझे ये लगता है कि बच्ची को ये कॉन्फिडेंस देना जरूरी है, क्योंकि जब जवान बच्चे होते हैं, टीन्स में होते हैं, तो हम अपने बॉडी के बारे में भी बहुत ज्यादा बॉडी शेम्ड होते हैं। हम अभी बड़े हो रहे होते हैं, हमें बताया नहीं जाता। स्कूल में काउंसलिंग की जानी चाहिए बच्चियों की कि आप बड़ी हो रही हैं। तो पाकिस्तान में हमने देखा ऑलवेज का एड, हम तो इस बात को डिस्कस नहीं करते कि एक प्यूबर्टी की एज आ गई, आप जवान हो गए, अब आपने कैसे अपनी बॉडी को हैंडल करना है, कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। हमारे यहाँ इन बातों का फुकदान है और हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में, मदरसों में, जहाँ जहाँ बच्चे पाए जाते हैं, बच्चियाँ पाई जाती हैं, उनके साथ इस टॉपिक पे बात करने की खुल की जरूरत है। दीन भी इस चीज की इजाजत देता है और मुआशरे को भी हमारे इस चीज के ऊपर अब आना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि रेप केस तो उसी दिन बात करें। हम सबको चाहिए अपने बच्चों को सिखाएं बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, और ये भी बताएं कि बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है। That is my take on this. बिल्कुल कायनात, यहाँ आपने बात की कि बच्चों को, लड़कियों को तालीम दी जाती और वो तमाम चीजों को बोल्ड तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। तो यहाँ कसूर किसका है? मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम का कसूर है या इस सोसाइटी का कसूर है कि वो हमें इतना कॉन्फिडेंस लेने ही नहीं देते कि हम सोसाइटी में स्टैंड ले सके अपने लिए? देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए वहां से आता है, घर से शुरू होता है, मेरा ये मानना है। तो स्कूल तो आप बाद में जाते हैं, पहले आप घर में पैदा होते हैं, हर घर का एक माहौल होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो माँ बाप है, जो मुआशरा है, जहाँ से वो एक बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं, अब मैं अपने बेटे को ये सिखाऊंगी नहीं कि भाई तुम्हारी कल को बेटी भी हो सकती है। मैंने तो बेटे को बताया ये तुम्हारे बेटे होने चाहिए। बात तो वहीं से खराब है कि बेटे होंगे तो ये होगा वो होगा। हम अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते। जो बाप है, जो मर्द हजरात है मुआशरे के, वो बेटियों को बोझ समझते हैं कि मुआशरे में चला आ रहा है, ठीक है, हम सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं। हमारे मजहब, हमारा जो मुल्क है, हमारा मजहब भी इन्फ्लुएंस है, हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस है हिंदू कल्चर से, क्योंकि हम जो है इंडिया से आए हुए हैं, हमारा मुल्क उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो जो उनकी पुरानी रसूमात है, कारी कर देना, मार देना, औरत को कब्र में जिंदा ही दबा देना, वो हमारे ज़हनों में कहीं ना कहीं हमारे पुरखों से आई है और हम उससे अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। और हमें समझ ये है कि हमारे मजहब के तकाजे ये नहीं है। अल्लाह ताला ने बारहा बताया है कि बेटी रहमत है, लेकिन हम इस चीज को हमें बताना पड़ता है एक दूसरे को। हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें, मैं विटनेस करती हूँ इस बात को, पढ़ी लिखी खवातीन डिप्रेशन का शिकार है, उनकी शादियां नहीं चल रही क्योंकि बेटियां हो गई हैं उनकी। बिल्कुल तो ये एक मुआशरे से स्टिग्मा हटाया जाना चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस दे अपनी बेटियों को कि बेटी हो गई तो क्या होगा। बेटियां, मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माओ से कि बेटियां नहीं होंगी तो जनरेशन कैसे चलेगी। आपका बेटा जितना मर्जी माचो है, ही नीड्स अ वुमन। एक औरत नहीं मुआशरा चलता है। माँ की गोद ही पहली दरसगाह है और माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत है। आप भी माँ बनी है तो आगे आया है ना मामला। तो आई थिंक कि पेरेंट्स और घर ये एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से ये पूरी सोसाइटी में बात फैल गई और बच्चियों को हम घर में कॉन्फिडेंस। अगर मैं घर से बता के गया हुआ गई हूँ, मेरे बाप ने मुझे कहा हुआ है कि यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। आप घर आएंगी तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा। तो मुझे कोई कुछ भी किया मैं तो आवाज उठाऊंगी, मैं कहूंगी हाँ जी अब्बू मेरे साथ ये हुआ बाहर। अगर मुझे पता हो मेरे अब्बू ने मुझे ही चपेट मार रही है, तुम्हारी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ना है, मैं नहीं बताऊंगी। तो घर मेरे ख्याल से वजह। बहुत शुक्रिया कायनात, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।
और आपने ये सुनी कायनात की सारी बातें, तो वही बात है कि जो उन्होंने बात की कि कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, फैमिली से ये चीज डेवलप ही नहीं की जाती लड़कियों में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? निम्रा, अभी जब कायनात बात करी थी तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि हमारी बेटियों का ज़र्फ देखिए, हम उनके सामने बेटे दुआ में मांगते हैं। यानी ये हमारा एक कल्चर बन चुका है कि हमारे यहाँ, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी शादियां इस वजह से नहीं चल पाती क्योंकि जो है वो बेटियां हो गई हैं और बेटे नहीं हो गए। तो मेरे ख्याल में ये, जैसे उन्होंने कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, और जैसे आज कायनात ने कहा कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत हम इन्फ्लुएंस्ड हैं जो सब कॉन्टिनेंट में रहने की वजह से हिंदू कल्चर से, जिसमें जो है वो बेटियों के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाता है, या जात पात का निज़ाम वहाँ मौजूद होता है, या फिर खाविद की वफात के बाद जो है वो औरत की जिंदगी एक मुकम्मल तौर पर खत्म समझी जाती है। तो मेरे ख्याल में इस्लाम जो है वो इस किस्म की किसी चीज की भी जो है वो तरवीज नहीं करता, उसकी इजाजत नहीं देता। और बाकी यही मामलात हैं हमारे यहाँ, जैसे नंद और सास और इस तरह के मामलात हैं, उनको खवातीन को जो है वो ताने दिए जाते हैं बेटियों की पैदाइश पे, और अगर बेटा पैदा हो भी जाए तो फिर उसको कोई बहुत ही स्पेशल तरह से ट्रीट किया जाता है, और बेटियों को इस तरीके से नहीं किया जाता। लेकिन हमने तो अपने माशरे में ये भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि बेटियां होती हैं किसी की, और पहली बेटी या दूसरी बेटी और तीसरी पे उन्होंने तलाक दे दी है, और तशद्दुद भी करते हैं और बेटियों के समेत उनको घर से निकाल देते हैं। बिल्कुल निम्रा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का, और ये तरबियत की कमी के साथ साथ मजहब से दूरी भी है, और मेरे ख्याल में ये चीज तो इखलाकियात और इंसानियत के भी खिलाफ है कि आप इस तरह का रवैया अपनाएं, क्योंकि जो बेटी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह का सलूक देखे हम हज़रत फातिमा के साथ, और जो रवैया उनका खवातीन के मामले में था कि जब उनकी बेटी दाखिल होती थी तो वो उठ के बैठ जाते थे, उनका इस्तकबाल करते थे। तो मेरे ख्याल में दीन को तो खैर हमने वैसे ही हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया, और दूसरा जहाँ हमारा अपना मफाद होता है हम दीन को ले आते हैं, और वैसे हम उसको किसी तरीके से भी उस पर अमल दरामद नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा कानून, ऐसी कानून साजी की जाए कि अगर औरतें इन सब चीजों से सफर कर रही हैं तो वो उसके खिलाफ एटलीस्ट कोई एक्शन तो ले सके, और उनको इस चीज की उम्मीद भी हो कि अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो हमें इंसाफ मिलेगा? देखिए निम्रा, कानून तो मौजूद है, हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें और बाकी जितने भी वुमेन राइट्स के बारे में हम मुल्क के अंदर कानून साजी देखें तो कवानीन मौजूद हैं, खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद है, लेकिन फिर वही बात है कि कवानीन मौजूद है, उन पर अमल दरामद नहीं होता। और कानून पर अमल दरामद भी तब होगा जब खवातीन जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट होंगी कि वो इन केसेस को जाके रिपोर्ट करें और वो अपने खिलाफ होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाएं। बहुत सारी खवातीन तो इस वजह से थाने कचहरी नहीं जा सकती, हमारी पुलिस का जो रोल है, और उसी डर से वो उस तरफ जाती नहीं कि पता नहीं हमारे लिए वो इन रिटर्न रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल रिएक्शन क्या होगा, और बल्कि वो बदनामी के इस खौफ से कि मतलब उनको एक खबर बना दिया जाएगा, या अदालत में जैसे हमारे यहाँ अदालतों का कल्चर है किस किस्म के सवालात किए जाएंगे, तो खवातीन जो है वो इस पूरे कल्चर की वजह से भी परेशान होती हैं, जिसकी वजह से वो तशद्दुद के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। और जब हमारी देखते हैं कि हमारी फैमिलीज में अगर खवातीन इन सब चीजों को सफर कर रही हैं तो उस पे वालिदैन अक्सर औलाद को ये कह देते हैं, लड़कियों को ये कह देते हैं कि बेटा बर्दाश्त करो, खामोश हो जाओ। तो क्या ये चीज गलत है कि अपना, मैं ये समझती हूँ कि घर बचाना ठीक है, वालिदैन आपको एक तरह से गाइड करते हैं कि बेटा आपने अपना घर बचाना है, लेकिन खामोश हो जाना और जुल्म को सहते रहना खामोशी से, क्या ये उस औरत के लिए जुल्म नहीं है? ये बहुत बड़ा जुल्म है, और मेरे ख्याल में कहते हैं कि जो जुल्म के पर खामोश रहता है वो सबसे बड़ा जालिम है, तो आवाज जरूर उठानी चाहिए। और मेरे ख्याल में उन वालिदैन पर मैं उनको ये कहना चाहूंगी, आपकी तरफ से ये पैगाम देना चाहूंगी कि मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें वालिदैन जब बेटियों को ये कहते हैं कि आप बर्दाश्त करें और घर बसाएं, तो खुदकुशी के केसेस सामने आते हैं, जब उस औरत के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता कि ना वो अपने वालिदैन के घर की तरफ वापस जा सकती है और ना वो उस आदमी के साथ गुजारा कर सकती है जो उसको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि बहुत से खुदकुशी के केसेस सामने आ जाते हैं जो अपने बच्चों को भी जहर दे देंगे या और खुद भी पक्के से लटक जाएंगी। तो इस तरह यहाँ तो हमारा इस्लाम ये कहता है ना कि अगर आपकी आपस में मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है या औरत पे जुल्म हो रहा है तो वहाँ वो खुला भी ले सकती है। लेकिन हमारे माशरे में इसको इतना मायूस समझा जाता है कि लड़की ने अगर अपने हक के लिए आवाज उठा ली है तो वो कहेंगे कि ये तो और ही कल्चर को अपनाया हुआ उन्होंने। बिल्कुल, ये भी यही हमारे मुआशरे का अलमिया है कि मतलब औरत अगर आवाज उठाएगी तो उसी को कसूरवार समझा जाएगा, मर्द को जो है उस तरह से कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में वैसे तो खैर तलाक की शरह बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आजकल क्योंकि तालीम जो है उस तरबियत कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी सतह पर जाके औरतों के अंदर जो है वो अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, और अब औरतें जो है वो इस तशद्दुद के खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज भी उठाती हैं और खुला भी ले रही हैं। जहाँ तक मुझे कुछ
पिछले अरसे में कुछ केसेस मेरे सामने आए हैं, मुझे देखने को ये मिला है कि पहले की तरह जैसे हम बेटियों को कहते हैं ना कि जहाँ शादी हुई है वहीं पे सारी उम्र गुजारनी है, बल्कि एक जुमला कहा जाता था कि अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। इस तरह के जज्बाती जुमले कह के बेटियों को जो है वो घर से रुखसत किया जाता है, बजाय इसके कि आप अपनी बेटियों को इस तरह का एतमाद दें कि अगर तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती होती है तो तुमने उसके खिलाफ आवाज उठाना है और तुमने बर्दाश्त नहीं करना है या हमें बताना है। अब वालिदैन इस किस्म का कॉन्फिडेंस दे बच्चों को, वो कहते हैं कि भी उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें इस्लाम का भी इससे को लेना देना नहीं है, ये चीजें जो है वो ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है और इखलाकियात के भी खिलाफ है। क्या ऐसा लॉ या ऐसा एक्ट की मतलब मुकर्रर होना चाहिए कि जिसमें हम ये उम्मीद दिला सके बाकी खवातीन को जो ऑलरेडी इन सब चीजों में सफर कर रही हैं कि उनको उस एक्ट के थ्रू इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह से तो होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक पिसी हुई जो एक मजलूम खवातीन है उनके लिए उम्मीद की एक किरण होगी अगर इस तरह की कोई आवाज उठाई जाए। और मुल्क के अंदर बहुत सारी एनजीओज हैं जो खवातीन के हकूक के लिए काम कर रही हैं, और बल्कि आप तो 8 मार्च को हमें जो है वो एक औरत मार्च देखने को भी मिलती है। और उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने फेमिनिज्म की तहरीक के बारे में जितना पढ़ा है, और वो भी खवातीन के उन्हीं हकूक की बात करते हैं जो आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने जो है वो औरत को दे दी है। और मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि औरत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी मगरब से आई हुई तहरीक की जरूरत नहीं है। जो आपने उसके मदद ने दी है, अगर वही हम उस औरत को दे दें तो उसके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आपने बात की औरत मार्च के हवाले से, तो मैं यहाँ से आपसे सवाल करूँ कि बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू औरत मार्च के हवाले से बहुत गलत है। मतलब वो कहते हैं कि जो पोस्टर्स और जो बैनर्स लेके खवातीन रोड पे निकली हैं वो बहुत गलत हैं। वो मतलब हमारे इस्लामिक स्टेट में इस तरह के पोस्टर्स शाया करना ये बहुत गलत है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए निम्रा, औरत मार्च का जो मकसद था वो तो बिल्कुल यही था कि खवातीन के जो हकूक का इस्तेसाल है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और उनके हकूक के लिए बात की जाए। लेकिन कुछ पोस्टर्स में वो उसी पे आ रही थी निम्रा कि हमारा मसला ये है कि हम बुराई जो है उसको बहुत ज्यादा फैला देते हैं। मैं खुद शुरू में कुछ मैं इसके मुखालिफ थी, क्योंकि असल में हमारे मीडिया ने, चाहे वो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने ज्यादा वो पोस्टर्स दिखाए हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल थे, ठीक है। और इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिले जिसमें घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद ना करने की बात की गई थी, जिसमें खवातीन को उनके हकूक देने की बात की गई थी, उनकी उजरतें बढ़ाने की बात की गई थी, और इस तरीके बहुत से जो मतलब जेन्युइन इश्यूज थे उन पर भी बात की गई थी। वो भी स्लोगन और प्ले कार्ड्स खवातीन ने उठाए हुए थे। लेकिन वो जो 4-5 जो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के और जुमाइनी जुमले उन्होंने लिखे हुए थे, उसी को सोशल मीडिया पे भी बार बार जो है वो हर जगह फैलाया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वही दिखाता रहा। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि जैसे एक मछली जो है वो सारे तालाब को जो है वो खराब करती है, बिल्कुल ऐसे ही वो 4-5 कंट्रोवर्शियल प्ले कार्ड थे और वो स्लोगन से जिन्होंने पूरे औरत मार्च को जो है वो एक मुतनाज़ा बना दिया। लेकिन बहरहाल औरत मार्च जो है मेरे नजदीक फेमिनिज्म की जिस तहरीक की तरवीज करी है, मेरा जाती राय यही है कि बिल्कुल इस मुल्क के अंदर खवातीन के हकूक का इस्तेसाल होता है, लेकिन अगर मुल्क के कानून के अंदर मौजूद जो कानून है वही हकूक औरत को दे दिए जाए और जो हमारा मजहब देता है वही कानून उन पर ही अमल दरामद हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। फेमिनिज्म की किसी तहरीक की मैं जरूरत महसूस नहीं करती कि वो इस मुल्क में होनी चाहिए। आपने यहाँ बात की कि उस औरत मार्च में बात की गई कि मुलाजमीन पर भी तशद्दुद न किया जाए, लेकिन ये पहले को हम सुनते थे कि उन इलाकों में या उन जगहों पे ये सारे वाकयात पेश हो रहे होते हैं जहाँ पे वडेरा सिस्टम कायम है या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हम अपनी सोसाइटी में ये देख रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं और उसके बावजूद ऐसे वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये हैरानकुन बात है। निम्रा, कहते हैं कि तालीम जो है वो हर एक को शऊर नहीं देती, तो यही हमारा अलमिया है कि तालीम जो है वो बेशक बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन उनके अंदर शऊर की ये कमी है कि घरेलू मुलाजमीन भी इंसान होते हैं, वो आपकी तरह के ही हकूक रखते हैं, आपकी तरह के जज्बात रखते हैं, तो उनको इस किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाना जो है वो आपकी अपनी तरबियत को जाहिर करता है कि आप किस किस्म के माइंड सेट से निकल के आए हैं, आप किस किस्म के माहौल से निकल के आए हैं। तो इस किस्म की चीजें बिल्कुल ऐसा ही है कि जरूरी नहीं है कि हमें कम पढ़े लिखे लोगों में नजर आए, बहुत पढ़े लिखे लोग, बल्कि अभी कुछ अर्से पहले मैं नाम या मेंशन नहीं करना चाहूंगी, बड़ी एक सोशल वर्कर भी है हमारी और वो खुद खवातीन के हकूक के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके घर से भी किसी मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया और ये हमारे मीडिया में सामने आई बात। तो यही अलमिया है और यही हमारे मुआशरे की मुनाफकत है कि हम दूसरों के सामने हम एक और चेहरा लेके आते हैं, जबकि अमली तौर पर जो है वो हम एक और तरह के
रवैया रखते हैं। बिल्कुल परवशा, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि ख़वातीन की पर तशद्दुद के वाक़यात की असल वजह क्या है और इसके रोकथाम के लिए ऐसे कौन से इक़दाम किए जाएं जो इस तमाम चीज़ों को रोक सके? देखिए, ख़वातीन पर तशद्दुद की वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब अगर खामिद और बीवी की बात की जाए तो अगर कम पढ़े लिखे घरों में माहौल देखने को नजर आए तो अगर उसने सालन अच्छा नहीं बनाया या कोई चीज़ शौहर की मिजाज से थोड़ी हट गई है तो उसको फौरन थप्पड़ मार दिया जाएगा। सुनने को मिलता है कि बीवी ने अगर कह दिया कि मैंने मैके जाना तो हस्बैंड उस पर भी मारना शुरू कर देते हैं। वो उसी बात पे जो है वो तशद्दुद होगा। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये उस इंसान की शख्सियत होती है जो तशद्दुद का आदी आदमी है, उसकी शख्सियत है कि वो किसी किस्म की भी अपने मिजाज से हट के होने वाली बात पे जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाएगा, चाहे वो इमोशनल अब्यूज है या फिजिकल अब्यूज है। और इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं कि मतलब खवातीन जो है, जैसे आपने कहा कि वो मेके जाने की बात करेगी, या अगर वो घरेलू खवातीन नहीं भी हैं, वो काम करने वाली खवातीन है, वो बाहर आती जाती हैं, हजार उन्नीस मसले मसाइल में हो जाती हैं, तो हस्बैंड वाइफ में अगर आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतनी म्यूचुअल डिस्कशन के जरिए चीज़ों को सॉल्व नहीं करते और किसी हस्बैंड का इस तरह का रवैया है कि वो तशद्दुद का शिकार बनाता है अपनी बीवी को, तो फिर हमें इस तरह के जो है वो वाक़यात देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक बात की आपने रोकथाम की, तो रोकथाम का तो यही है कि मुल्क के अंदर जो कानून मौजूद हैं उन पर अमल दरामद किया जाए और खवातीन को सबसे जरूरी ये है कि उनको अपने हकूक से आगाही दी जाए। हमारे मुल्क के अंदर खवातीन को अपने हकूक ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि अगर शौहर उनको ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहा है तो वो कानूनी एक जुर्म है। ये बात खवातीन जो है वो उसको समझते ही नहीं है, या फिर अगर वो समझ भी जाएं तो वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं और दोबारा जो है वो मामला घर में ही इसको कोशिश करती हैं कि हल कर लिया जाए। हम ये भी अपने माशरे में देख रहे हैं कि अब तक मतलब जो अब सिचुएशन है उसके हवाले से हम ये देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा उनकी सोसाइटी से ज्यादा ही केसेस निकले कंपैरेटिवली अनपढ़ लोग होंगे। उसकी वजह हमारे मुआशरे के अंदर जो ये एक है ना पेशेंस की कमी है। हम अब बहुत सारी चीज़ों में जो है वो हमारा हिम्मत और हमारा हौसला, या कहा जाए कि भाई एक वो जो एतदाल की फिजा पहले नजर आती थी, हम अब अपने मिजाज के खिलाफ होने वाली किसी बात पर फौरन ओवर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वो ओवर रिएक्ट फिर इस तरह के वायलेंस का या अब्यूज का सबब बनता है। और पढ़े लिखे तबकों में भी सिंध में भी ये वाकयात बहुत ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सिंध के अंदर तो मेरे ख्याल में वडेरा कल्चर भी अभी तक आम है और वहाँ तो सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस आते हैं, जिनमें बल्कि कुछ अर्से पहले तक जो सिंध के अंदर एक रिवाज था जो कुरान से खवातीन की शादी कर दी जाती थी, नाउज़ बिल्लाह, और इसके अलावा और बहुत जाहलाना किस्म की जो वहाँ पे रस्म रिवाज पाई जाती थी। तो सिंध के अंदर तो अभी भी ऐसी चीजें हैं और इसके अलावा KPK में भी इस तरह की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा क्या कानून है, स्टिल आपसे सवाल कोई कैसी रोकथाम के लिए क्या गवर्नमेंट को या हमारी सोसाइटी में जो NGOs हैं या वो तमाम जो ह्यूमन राइट्स के लिए विमेन राइट्स के लिए जो काम कर रही हैं, अवेयरनेस तो वो दे देंगी, खवातीन को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, लेकिन स्टिल ऐसे इलाके हैं जो ना तो अवेयर हो सकते हैं, ना हम उनको उनकी पर्सनालिटी को बोल्ड कर सकते हैं, ना हम उनके खिलाफ जहाँ पे जैसे वडेरा सिस्टम है तो उनके खिलाफ तो हम कोई एक्शन नहीं ले, वो स्टिल अपने उस वडेरे कल्चर में रह रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरह जुल्म से बचा सकते हैं? निम्रा, देखिए उन इलाकों तक पहुंचना तो इस तरीके से भी मुश्किल होता है कि भी वो जो वडेरा कल्चर वहाँ पे है वो लोगों को वहाँ तक पहुंचने नहीं देते, वो बहुत सारी अपनी खबरें दबा के रखते हैं, वो सोशल मीडिया या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक उन चीज़ों को पहुंचने भी नहीं देते हैं, और अगर किसी तरीके से कोई बात पहुंच भी जाए, न्यूज़ तक आ भी जाए, तो वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उनको जो है वो डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, जो तशद्दुद का इशारा बनते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि दही इलाकों में अब तालीम का फरोग तो बढ़ गया और इस तरह के केसेस भी कम होते नजर आए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर तालीम का फरोग ज्यादा हो जाए तो ऐसे वाकयात हमें कम होते नजर आएंगे। तालीम बिल्कुल निम्रा, तालीम के साथ साथ मेरे ख्याल में शऊर की भी उनको इस चीज की जरूरत है, क्योंकि तालीम तो जैसे हम बात करें ना कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है वो भी मुलाजमीन पर तशद्दुद करते हैं, तो तालीम के साथ साथ उनको ये शऊर भी देना चाहिए कि आपका मजहब, आपका कानून, आपकी इखलाकियात, आपकी इंसानियत, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो सब इस चीज़ के खिलाफ हैं कि आप किसी भी दूसरे इंसान को, चाहे वो इंसान कोई भी है, जिसका आपसे कोई भी रिश्ता है, आप किसी वर्क प्लेस पे उसके साथ काम कर रहे हैं, वो कोई भी इंसान है, रिगार्डलेस कि वो कोई मुलाजिम है या वो कोई आपके लेवल का आदमी है, किसी भी दूसरे इंसान को तशद्दुद बनाना जो है वो एक वायलेंस है, वो एक कानून की खिलाफ वर्जी है। तो सबसे पहले तो हमें ये एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है कि लोग इस बात को ज़हन नशीन कर
کر لیں کہ انہوں نے اپنے اندر پیشنس لانا ہے. اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس کے لیے برداشت اور تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے. اور یہاں ہم نے بات کی تھی کل کے فورس میرجز کے حوالے سے, تو فورس میرجز کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تشدد اور وہ تمام چیزیں ورس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہاں آپ ان پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے فورس میرجز تو سب سے پہلے ہی ایک وائلنس ہے کہ آپ جبری کسی کی شادی جو ہے وہ کر دیجئے, اس کی مرضی کے خلاف کر دیں. اور پھر مرضی کے خلاف جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے پر خاتون جو ہے وہ بھی راضی نہیں ہے, اور پھر ان کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی ایسا ایٹیٹیوڈ بن جائے گا بعد میں جو کہ اگلے انسان کے مزاج کے خلاف ہو سکتا ہے, جس پر پھر یہ ہمیں تشدد کے واقعات دیکھنے کو ملیں گے. تو سب سے پہلے تو میں فورس میرجز جو ہے اسی کے اگینسٹ ہوں کہ جبری شادیاں ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملیں. آپ سب سے پہلے ایک انسان پر بڑا تشدد تو یہ کر رہے ہیں, ذہنی تشدد یہ کر رہے ہیں کہ اسے کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتا. تو سب سے پہلا جو ایموشنل ابیوز ہے یا وہ تو سائیکولوجیکل ابیوز ہے وہ اس انسان کے ساتھ یہ ہے. پھر جب جبری شادیاں کرنے کے بعد پھر اس کو اور طرح کے تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ذہنی تشدد کا شکار تو وہ تھرو آؤٹ اپنی لائف میں رہے گی صحیح, لیکن اس کے ساتھ پھر اگر فزیکل ابیوز بھی شامل ہو جائے تو میرے خیال میں پھر اس کی حالت قابل رحم ہی ہوگی اس انسان کی. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اس چیز میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے اور معاشرے کے اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. ناظرین, یہاں آپ نے سنی پرور شاہ کی اور کائنات کی بات کے واقعی ان سب کی روک تھام کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یہاں ضرورت ہے تربیت کی, تعلیم کی. ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ پرور شاہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کائنات کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں اویئر کیا. تو ناظرین, بات یہی ہے کہ ایسا نظام, ایسے ایکٹ اور ایسے لا منظور کرانے کی بہت شدید ضرورت ہے جہاں عورت یا کوئی بچہ یا مرد جس پہ تشدد کیا جا رہا ہے وہ ایکشن لے سکے, اور اس پہ ان کو اس چیز کی بھی یقین دہانی ہو کہ اگر ہم ایکشن لے رہے ہیں تو اس پہ ہمیں انصاف ملے گا, نہ کہ صدیوں تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہم عدالتوں کے بس چکر ہی لگاتے رہیں گے. تو عدالت سے میری گزارش ہے کہ 2016 میں ایک لا جو ہے وہ منظور کیا گیا تھا, وہ جو صرف پنجاب میں منظور کیا گیا تھا. تو میں یہ درخواست ہے عدالت سے کہ وہ صرف پنجاب میں نہیں, وہ تمام اضلاع میں وہ ایکٹ منظور کیا جائے تاکہ خواتین اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے خلاف ایکشن لے سکیں. ناظرین, اس پروگرام آج کے ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں پہ بات اپنی ختم کرتے ہیں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.